आप अतुल सुभाष केस के बारे में जानते हैं। अतुल सुभाष जो बिहार में रहता था लेकिन जॉब करता था बेंगलोर में, उसकी बीवी ने उस पर 8 केस ठोक दिए, वो भी झूठे। और कोर्ट क्या करता है, 1 साल में 120 डेट दे देता है जो उसे वहां से आना पड़ता है। आप खुद सोचिए, बेंगलोर से यहाँ पर आना, और वो भी साल में 120 बार। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो वो ऐसे बार बार वर्किंग डे में ही आता होगा, आपको भी मालूम है। लेकिन 2019 में इसकी शादी होती है, उसकी बीवी के बच्चा होता है, फिर वो घर चली जाती है, वो अपने परिवार से बोलती है और उसका परिवार इसको पूरी तरीके से टॉर्चर करने लग जाते हैं और एलिमनी के लिए इसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, इसे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाता है और ये माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है। इसके पास कोई रीज़न नहीं रहता बचने के लिए, इसीलिए ये सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने से पहले ही 24 पन्नों का नोट छोड़ के जाता है जिसमें वो सारी बातें बताता है जो जो उसके साथ हुआ, शादी से लेकर अब तक। 2019 में जब उसकी शादी हुई थी और उसके बाद क्या क्या हुआ और बीवी ने कैसा कैसा व्यवहार किया और उसके बाद एलिमनी के लिए कैसे इसे फोर्स किया गया, वो सारी चीज़ें इसने इनमें बताई। और उसी के साथ वो 1.5 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्ड करके जाता है जिसमें वो सारी चीज़ें बताता है कि इसकी आत्महत्या के कौन कौन जिम्मेदार हैं। और वो साथ ही बताता है कि मैंने कोर्ट के बहुत चक्कर काटे लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे इंसाफ मिल सके। अगर इतनी सारी चीज़ों के बाद भी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है मेरे मर जाने के बाद, तो एक काम करना, कोर्ट के बाहर जो नाला है उसमें मेरी अस्थियों को बहा देना। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा टॉर्चर नहीं झेल पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे और कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। जिस उम्र में मुझे माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था उस उम्र में मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी ये मजबूरी है। आप ये वीडियो देखिए एक बार। वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपनी मम्मी पापा का सहारा बनना था, इस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। जिसने इन लोगों का केस लड़ा और जो वहां पर जज बैठी हुई थी उन्हें भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब अतुल सुभाष बता रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुका हूं, क्योंकि सारे एविडेंस उसके हाथ में थे, वो सारी सबूत लेके बैठा हुआ था। लेकिन जब अतुल सुभाष ने कहा कि मैं और ज़्यादा नहीं सह पाने का, मेरी मरने की स्थिति आ चुकी है, मैं सुसाइड कर सकता हूं, लेकिन जज ने कहा अभी तक आप मरे तो नहीं हो, जिंदा हो ना। तो जज का ऐसा जवाब आप खुद सोचिए। और ऐसा कौन सा केस हो सकता है, आप खुद सोचिए, ऐसा कौन सा केस है कि अगर 1 साल में 120 डेट लगती है, 120 तारीख। प्राइवेट जॉब थी उसकी, प्राइवेट जॉब में कितनी छुट्टियां होती हैं आप खुद भी जानते हैं, लेकिन हर हफ्ते में 2 छुट्टियां लग रही हैं, हर हफ्ते में 2 डेट लगाई जा रही हैं। ये कहानी सिर्फ अतुल सुभाष की कहानी नहीं है, पूरे भारत में जितने भी लोग, जितने भी पुरुष इस समस्या से जूझ रहे हैं वो सभी की कहानी है। जब अतुल सुभाष की बॉडी बाहर आती है तो उस पर एक A4 शीट चिपकी होती है और उस पर लिखा हुआ होता है जस्टिस फॉर ड्यू। इसीलिए उसने कहा था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को जो कोर्ट होगा उसके नाले में या गटर में बहा देना। और ये सिर्फ अतुल सुभाष की ही बात नहीं है। अगर हम 2022 का डाटा उठाकर देखें तो 4237 लोगों ने सिर्फ इसी वजह से आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनसे एलिमनी की मांग की जा रही थी और ये परिवार से पीड़ित हो चुके थे। बीवी से, जो उनकी वाइफ थी जिससे उसकी शादी हुई थी, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रही थी और ये आज भी अलग अलग घरों में हो रहा है, लेकिन लोगों के लिए कहीं सुनवाई नहीं है। जो मेंस होते हैं, जो आदमी होता है, उसके लिए ना तो कोई केस है ना कोई सुनवाई होती है। लेडीज़ की हमेशा सुनी जाती है, क्योंकि
लेडीज के लिए 70 रूल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन मेंस के लिए क्या है? मेंस के लिए कुछ भी नहीं है। आदमी जो होता है वो केस लड़ता लड़ता मर जाता है, लेकिन उसकी सुनवाई तक नहीं होती है, ना उसे सुना जाता है, ना उसके एविडेंस देखे जाते हैं। लेकिन लड़की ने अगर ये बोल दिया कि ये सच है तो ये ही सच है, उसकी कोई सुनता भी नहीं है। अतुल सुभाष की बीवी ने उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन छोड़े थे, या तो पूरी जिंदगी केस लड़ते रहो और ऐसे ही डिप्रेशन में मरते रहो, या फिर जो कोर्ट कह रहा है उसे मान लो, या फिर मर जाओ। कोर्ट में खुद उसकी बीवी ने बोला था कि अगर पैसे नहीं दे सकते, एलिमिनी नहीं दे सकते तो मर जाओ। जो इंसान किसी इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी तय करके उसे अपने घर लाता है, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करता है, हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन लेडीज क्या करती है? जो ऐसी औरतें होती हैं वो क्या करती हैं? इंसान को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे कुछ नहीं कहते हैं। इसीलिए ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कानून, क्योंकि मेंस के लिए कोई भी कानून नहीं है। इसीलिए वो मरने के अलावा उन्हें कुछ सोचता ही नहीं है। और कोई ऑप्शन क्या है आप खुद बताओ, क्योंकि उनके लिए कानून है, उनकी सुनी जाती है। अगर वो कुछ भी आकर कह देगी तो उसकी सुनी जाएगी, और वो ही सच होगा। ये रियलिटी है। और आपके साथ भी, आप में से कोई भी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, शायद आपके पास भी एक आध केस ऐसा सुनने को मिल जाए, लेकिन मेंस के लिए कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। ये वाली वीडियो देखिए जरा। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। 4 अक्टूबर 2023 को मेरी शादी हुई थी। तब से लेकर के आज तक मेरी वाइफ और उसके घर वाले मुझे एलिमनी के नाम पे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 महीना पहले 6 अक्टूबर 2024 को मेरे फादर इन लॉ मेरे किराए के घर में आए, और मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ ने मेरे ऊपर अटैक किया। बाहर से एक लड़का भी आया, मैं उसे जानता नहीं था, उसने भी मेरे ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं 4 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। मेरे सर में 15 टाँके लगे और मेरी एक उंगली को काटना पड़ा इलाज के लिए। तब से लेकर के आज तक मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, और मुझे कोशिश की जा रही है कि मैं बर्बाद हो जाऊं पूरी तरीके से। मेरे सोशल, इकोनॉमिकल सारे वैल्यूज़ डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। मैं इसलिए आप सबसे विनती करता हूं, सभी जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे जस्टिस दें। ये कहानी सिर्फ 2-4 लोगों की नहीं है। साल में कम से कम 4 से 5 हजार केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मेंस को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उनमें से कुछ केस फाइल हो जाते हैं और कुछ केसेस में पता ही नहीं चलता, क्योंकि इंसान जो मैन होता है, जो मर्द होता है, वो मर जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो मरा कैसे। क्यों? क्योंकि उसे वाइफ द्वारा या गर्लफ्रेंड द्वारा बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए कानून हर जगह सुनता है, क्योंकि मेंस के लिए कहीं भी सुनाई नहीं होती। और जब लोगों को ये पता चलता है कि ऐसा होता है तो वो किसको बताएगा? आप खुद सोचिए। आप अगर कोशिश करें कि ये काम हो जाना चाहिए और आपको पता चले कि जो मैं कर रहा हूँ उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, तो आप कुछ नहीं करेंगे सिर्फ मरने से अलावा। 2 ही काम होंगे, या तो आप उसे मार देंगे या आप खुद मर जाएंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी तब भी बर्बाद है। उसे मारेंगे तो भी आपको जेल होगी, खुद मरेंगे तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद होना तय है। इसीलिए इसमें ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। साल 2023 अक्टूबर के महीने में एक केस सामने आता है। एक वकील के पास एक लेडी जाती है, वो वकील से बोलती है कि मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए। वकील बोलता है कि आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका पति वकील के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि ये जिस बच्चे का मेंटेनेंस मांग रही है वो मेरा है ही नहीं, वो किसी और का है। वकील को बड़ा अजीब लगता है। वकील लेडी को कॉल करता है और वो उससे बोलता है क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? तो लेडी बोलती है नहीं, ये बच्चा किसी और का है, मेरे फ्रेंड का है। लेकिन लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि अगर पति पत्नी साथ में हैं और अगर बच्चा किसी और का भी हो तो आप उसका डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते।
और अगर आपने करा भी लिया तो आप उसे कोर्ट में जमा नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए, पति को बहुत अच्छे से पता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूल ही ऐसा है, नियम ही ऐसा है, हमारे भारत का कानून ही ऐसा है कि मेंस की कहीं भी सुनाई नहीं होगी। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस आपको फिर भी देना होगा। क्यों? ऐसा क्यों? कभी सोचा है कि उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे सारी चीजें पता है, लेकिन उसके बाद भी वो पैसे दे रहा है? आप इस चीज को फील करके देखिए एक बार कि आपकी शादी हुई है और आपके साथ ऐसा हो रहा है। सुभाष के बारे में ये लड़की क्या बोलती है, इसकी सुनिए जरा एक बार, आप सुनिए कि ये बोलती क्या है। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। महिला 2 साल शादी, तीसरे साल डिवोर्स, उसके बाद हम भी निकले, वो भी निकला, सॉर्टेड, आधा हिस्सा इधर। आपने देखा इसने क्या कहा, शादी करो 2 साल बाद अलग और उसकी आधी प्रॉपर्टी इधर। इसका मतलब समझ रहे हो आप? और एक चीज और बता दूं आपको कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आजकल। कि लड़की क्या करती है कि शादी करी, 2-4 साल रही और उसके बाद उससे तलाक ले लिया और आधी प्रॉपर्टी या परसेंटेज के हिसाब से बट जाते हैं। क्योंकि जो वकील होते हैं, जो कोर्ट होता है, जो कानून होता है, वो बिल्कुल इनके पक्ष में होता है। मैन की कहीं भी सुनी नहीं जाती। और अगर उसने 40 लाख बोल दिए तो 40 लाख ही आपको देने पड़ेंगे, चाहे आपके जमीन, किडनी, फेफड़े सब बिक जाएं, लेकिन आपको 40 लाख देने ही पड़ेंगे। आपकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि मेंस के लिए कोई भी कानून नहीं है। मर जाओ, लेकिन कानून नहीं बनने वाला तुम्हारे लिए। ना ही पुलिस तुम्हारे लिए सुनवाई करेगी, ना ही कानून सुनवाई करेगा और ना ही कोई कोर्ट तुम्हारी सुनवाई करेगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए कानून भी तो होना चाहिए, कोई नियम भी तो होना चाहिए, कुछ पता भी तो लगना चाहिए कि हाँ भाई इसके लिए ये कानून है या तुम्हारी यहाँ पर सुनी जाएगी। बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। और सुनी भी क्यों जाएगी? क्योंकि मेंस हैं, बचपन से ही झेलते हुए आ रहे हैं, अब भी झेलो, पूरी जिंदगी झेलना ही पड़ता है भाई। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंडीशन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और तलाक के केसेस अब से 20 साल पहले हमारे भारत में सुनने को भी नहीं मिलते थे, लेकिन इसकी संख्या 2015 से इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि 21% शादी अनसक्सेसफुल होती हैं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। और लव मैरिज चाहे अरेंज मैरिज, दोनों में ही ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकार इसके अरेंज मैरिज वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शादी तभी करते हैं जब उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, और जब उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा तो वो काटेगी भी बहुत अच्छे वाला। और वो अकेली नहीं रहेगी, उसके पास पूरा का पूरा प्रशासन खड़ा है और तुम अकेले रह जाओगे, तुमसे घंटा भी कुछ नहीं होने का। क्यों? क्योंकि उसके साथ पूरा प्रशासन है भाई, तेरे पास कुछ भी नहीं है। जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। ना ही कोई सुनने वाला है, ना ही कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जो मैन होते हैं वो बचपन से ही दुख, दर्द और पीड़ा और बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन झेलते हुए आ रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये चीजें बढ़ती हुई चली जाती हैं। आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन इंसान शादी के बाद ये सोचता है कि मेरे साथ कोई है जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव को साझा कर सकता हूँ, इससे कह सकता हूँ कि ये मेरी बात समझेगी। लेकिन अगर वो ही ऐसा कर दे, जो इंसान पहले से ही इतना ज़्यादा प्रेशर में है और उसके बाद वो शादी के बाद भी उसके साथ ये झेलना पड़े और उससे भी ज़्यादा उसकी कहीं भी सुनवाई ना हो,
तो मरने से अलावा कोई और ऑप्शन है? आप खुद सोचो, मरने से अलावा कोई और ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो हो सकता है कि उसे मार दो, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? उसके बाद भी तो आपको जेल ही होगी ना, जिंदगी तो फिर भी बर्बाद है। उससे क्या होगा? माँ बाप का सहारा और चला जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो रास्ता है ही नहीं। जैसे अतुल सुभाष के साथ हुआ ना, उसके पास 3 रास्ते थे, या तो मर जाओ, या कोर्ट की बात मान लो, या फिर मेंटेनेंस दे दो। ठीक है, कोई भी रास्ता नहीं है मेरे भाई, मरने से अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत का कानून ऐसा ही है, हमारा प्रशासन ऐसा ही है, हमारे देश की कोर्ट कचहरी सारी चीजें मिलाकर भाई कहीं भी नहीं सुनी जाएगी, कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। इतने ज्यादा प्रेशर में हो जाओगे भाई, मरने से अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? मैन के लिए भी कानून बनना चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं? आप खुद सोचो, कमेंट में मुझे बताओ कि मैन के लिए कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि फेक केसेस ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप अगर गूगल पर सर्च करोगे ना कि फेक केसेस ऑफ मैरिड बॉयज या गर्ल्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी निकल कर, जिन्हें आप देखोगे ना और उन्हें पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे केसेस सामने आएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए अब तो डर लगने लगा है कि शादी करना सही भी है या गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस सुनकर, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं आपको नहीं कहता, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं तो टाइम से ही निकल लूंगा ना, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और उसके अलावा मैं करूंगा भी तो क्या? इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मैरिड स्कैरी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर जीते जी आपको नरक देखना है ना, तो गलत इंसान से शादी करके देख लेना। जितने भी नरकों के द्वार है ना, सारे के सारे यहीं देखने को मिल जाएंगे आपको। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, स्ट्रेसफुल होता है, माइंड को अपने वश में करने वाला होता है। क्योंकि या तो उसकी बात मानो, या फिर मेंटेनेंस भरो, या फिर मर जाओ, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि उसे तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन तुम तो निकल लोगे ना टाइम से। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताएं, सभी के सभी कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।